इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बोल दे रहा हूं कि अपनी जो ऐप आप बना रहे हैं ना, उसको ऐसा बनाइए कि यही तो रीजन है लोग कन्वीनियंस पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी ऐप थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो, लेकिन आपको बस ऐसा सोचना है कि जो जजेस हैं वो आ रहे हैं आपसे ये पूछने कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ SIH ट्रिलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल हैकाथॉन के बारे में। आपकी पीपीटी आपको कैसे बनानी है, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो प्रेजेंटेशन वहां पे देना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ, वो कैसे देना है ताकि आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ये सारे पॉइंट्स मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गेन किए हैं, वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या फिर किसी और के हो, सारे पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के बीच बीच में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कही हुई हैं। उनमें से कुछ भी मिस करने का मतलब यह है कि आपके पास जो चांस है जीतने का वो आप मिस कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है SIH ट्रिलॉजी की। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। पहली वीडियो में मैंने बताया है कि SIH होता क्या है, एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। सेकंड में मैंने बात किया है कि आपको एक टीम कैसे बनाना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कैसे सिलेक्ट करना है जिसका आप सॉल्यूशन बना सके। और इस वीडियो में हम सबसे पहले इंटरनल हैकाथॉन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग दूसरी चीजों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो SIH होता है उसके पहले एक इंटरनल हैकाथॉन होता है कॉलेज में, और उस हैकाथॉन में कॉलेज की सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें से जो टॉप 15 टीम्स होंगी वही जाएंगी SIH में। ठीक है, मतलब आपका कॉलेज सिर्फ उन्हीं 15 टीम्स को नॉमिनेट कर सकता है और उन 15 टीम्स में से भी सिर्फ 10 ही नॉमिनेट होंगी और 5 वेट लिस्ट में रहेंगी। ठीक है, तो अगर उनको चांस मिला तभी वो आगे बढ़ पाएंगी SIH में। ये जो इंटरनल हैकाथॉन होता है इसे या तो सीनियर्स या तो टीचर्स कंडक्ट कराते हैं, और इस हैकाथॉन को जीतने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप अच्छे से अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करिए, बिकॉज वो भी ऐसी ही टीम को भेजना चाहेंगे जिसमें जीतने के चांसेस हों। और अगर आप अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं तो फिर यहां भी और फाइनल में जाके भी आपको बहुत अच्छे से काम आने वाली है ये वाली स्किल्स। तो मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छा स्पीकर अपने टीम में रखिए। और टीम फॉर्मेशन के बारे में मैंने पार्ट 2 में बात की हुई है इस वीडियो सीरीज की, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फिर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको उनको अपना आइडिया अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वर्किंग मॉडल एक्सप्लेन करना है, जो सॉल्यूशन आप लाते हैं वो एक्सप्लेन करना है, साथ ही आपका जो बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलूंगा आप एक अच्छी सी पीपीटी बनाइए, उसको टाइम दीजिए कुछ, और आप क्या बोलने जा रहे हैं उसको लिख लीजिए कहीं पे। पूरा मत लिखिए, पॉइंट पॉइंट करके लिखिए ताकि आप बोल सके वहां पे और फ्लो में आपको बोलना है। बिकॉज आप सब कुछ अगर रट लेंगे तो फिर ये ज्यादा काम नहीं आएगा। तो पॉइंट्स में याद रखिए और जाके उनको समझाइए अच्छे से। साथ ही एक्सप्लेन करते समय आपको अपने मेन टॉपिक पे स्टिक करके रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप टॉपिक से ज्यादा डेविएट कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे वो काम नहीं आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन खोजा जा रहा है, और जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें दिखा रहे हैं वो आप बाद में दिखाइएगा। पहले मेन जो सॉल्यूशन है कोर प्रॉब्लम का वो दिखा दीजिए, बाद में एक्स्ट्रा चीजें आप दिखाइएगा। और वो भी मैं बोलूंगा अभी के लिए आप थोड़ा कम ही रखिए, कोर प्रॉब्लम पे फोकस करिए। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, ये हो सकता है फाइनल में काम आ जाए या फिर हो सकता है काम ना भी आए, इसलिए आप इसको लास्ट में रखिए और वो भी थोड़ा सा रखिए। और साथ ही साथ मैं एक लास्ट चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आप एक प्रोटोटाइप बना लीजिए। बिकॉज कॉलेज में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना इंटरनल हैकाथॉन में, वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं और वो लोग कोई भी या तो प्रोटोटाइप बनाते हैं नहीं, या फिर घटिया सी पीपीटी बस बना देते हैं, या फिर अगर वो पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाए तो अगर वो प्रोटोटाइप नहीं बनाते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एक एज होगी। और हमें तो वही चाहिए हमेशा, जहां भी हमको मौका मिले हमको कोई ऐसा रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए जहां से हमारा फायदा हो। ठीक है, तो आप एक प्रोटोटाइप बनाइए, भले ही वो पूरा अच्छे से काम ना करता हो, बट वो अगर एक ठीक ठाक प्रोटोटाइप है, थोड़ा बहुत काम करता है, अगर वो काम भी नहीं करता कम से कम आप डिजाइन बना के रखिए। HTML CSS तो आती है ना किसी को आती रहेगी टीम में, उससे आप एक डिजाइन बनवा के रखिए। इतना सब करेंगे तो डेफिनेटली कॉलेज वालों को भी दिखेगा कि यार ये जो टीम है ये तो बहुत एफर्ट दे रही है, और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके जीतने के भी चांसेस है। बिकॉज ये लोग एफर्ट में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं और हमको एफर्ट ही हमेशा मारते रहना है, बिकॉज वही एक रास्ता है जिससे हम जीतने वाले हैं। क्योंकि ये इंटरनल जो हैकाथॉन है ना, वो सिर्फ पहला स्टेप है SIH में जाने का। इसके बाद और भी बड़े बड़े स्टेप्स बाकी हैं हमारे पास।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पर। तो एक बार आप इंटरनल हैकाथॉन में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको SIH की ऑफिशियल साइट से एक PPT डाउनलोड करनी होगी, और वो जो PPT है उसमें आपको चेंजेस करके वापस से अपलोड कर देना पड़ेगा। तो वो PPT तो छोटी सी ही है, बट उसमें आपको कई सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जिससे कि वो सिलेक्ट हो सके। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या कर लेना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप अपनी टीम को और मेंटर्स को लेके एक साथ बैठिए और आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करिए, आइडियाज को और रिफाइन करिए, पॉलिश करिए, ताकि आप देख सके कि कौन से आइडियाज हैं जो सबसे अच्छे हैं, और जो अच्छे आइडियाज हैं उनको सबसे पहले लिखिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे आइडियाज जो कि उतने अच्छे नहीं हैं, हाँ, या फिर उतने एसेंशियल नहीं है, उनको आप बाद में लिखिए। तो इससे क्या होगा, जो भी वो PPT को पढ़ेगा सिलेक्ट करते समय, उसको पहले ही वो अच्छे आइडियाज दिखेंगे और वो उन अच्छे आइडियाज के बेसिस पे आपकी PPT को सिलेक्ट करेगा। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपकी लैंग्वेज है ना वो सिंपल होनी चाहिए, और इफ पॉसिबल एक डायग्राम बना दीजिए, 1 या 2 ही बनाइए, ज्यादा डायग्राम्स आपको नहीं बनाने हैं। और एक टूल है क्विलबॉट बोल के, वो क्या करता है कि आप जो भी उसमें लिखते हैं उसको वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसको वो हल्का सा चेंज कर देगा ग्रामेटिकली, लेकिन मतलब वही रहेगा या फिर एकदम क्लोज मतलब रहेगा। तो आप इसको भी यूज करके देख सकते हैं, ये काफी हेल्प करता है लोगों को अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखने में, या फिर आइडियाज जो है उसको और रिफाइन करने में, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड में आपको एक टूल बताता हूं, draw.io बोल के एक टूल है, उसको यूज कर सकते हैं आप डायग्राम्स बनाने के लिए। इन दोनों टूल्स की हेल्प से आप PPT बनाइए, और वो जो PPT होगी वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगी। साथ ही ये याद रखिए कि जो टेम्पलेट है उसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर आप टेम्पलेट ही चेंज कर देते हैं तो फिर आपका रिजेक्ट होना तो पक्का है। साथ ही उस PPT में एक जगह रहेगी टेक्नोलॉजीज मेंशन करने के लिए या फिर टेक स्टैक मेंशन करने के लिए। वहां पे अगर पॉसिबल हो तो आप नए और जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है ना टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड, जैसे AI, ब्लॉकचेन, हाँ, ये सब आप यूज करिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर वो आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आप उसको डाल दीजिए। और साथ ही आप ये रीजन फाइनल कर लीजिए, पक्का कर लीजिए कि जजेस को क्या बताना है। अगर वो पूछे, वैसे तो पूछेंगे नहीं कि आपने ये यूज क्यों नहीं किया, बट इन केस अगर वो पूछे कि आपने ये टेक्नोलॉजी यूज क्यों नहीं किया, तो फिर आप बोल दीजिएगा कि ये रीजन था इसलिए हमने यूज नहीं किया। तो आपको एक रीजन ऐसे पहले से तैयार कर लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ऐसे भर भर के इनवैलिड कीवर्ड्स या फिर इरेलेवेंट कीवर्ड्स देने नहीं है, सिर्फ वही दीजिए जो आप यूज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप इधर उधर के ट्रेंडी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत डालिए, लेकिन कोई भी इररिलेवेंट चीज मत लिखिए। साथ ही वो जो टेम्पलेट है उसकी लास्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उनको जरूर पढ़िए, बिकॉज उनको पढ़ के डेफिनेटली आप कोई अगर मिस्टेक करने जा रहे हो PPT में तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक यही बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक मत करिए, बिकॉज ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, और सिर्फ इसकी वजह से पूरी PPT रिजेक्ट हो जाए ना तो फिर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज इतनी मेहनत की है आपने इंटरनल हैकाथॉन में, PPT बनाने में, आइडियाज को पॉलिश करने में, इतनी मेहनत के बाद जब वो एक छोटे से मिस्टेक की वजह से मेहनत खराब हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक मत रखिएगा, और जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन हो उसको मत रखिएगा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया है वो ट्रेंडी कीवर्ड्स यूज करने, तो वो थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं, बट वो रेकमेंडेड तरीका है नहीं। उससे हो सकता है कि अगर आप ज्यादा करें तो आप रिजेक्ट भी हो जाएं। जो भी करिए सोच समझ के करिए, ठीक है। तो ये था हमारा PPT बनाने वाला पार्ट, और अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि आप सब लोग जानना चाहते होंगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी के लिए क्लिक किए होंगे इस वीडियो पे, वो है SIH का जो हमारा प्रोटोटाइप होगा, हमारा प्रोजेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो कैसे बनाना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर वहां पे बना के देने वाले हैं, वो SIH के जजेस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा वर्किंग हो, उसके सारे कंपोनेंट्स अच्छे से काम कर रहे हो। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको आपको पहले ही बना के रख लेना होगा। हैकाथॉन के जो 36 आवर्स होंगे ना,
उसके सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ घंटे ही दिमाग अच्छे से काम करेगा, उसके बाद दिमाग खुद थक जाएगा, स्ट्रेस है, इतना टेंशन रहेगा कि ये कोई टीम है हमारे पास, वो इतना अच्छा कर रही है, ये सब कर रही है, जजेस आपसे आके पूछेंगे कि आपने क्या किया और क्या एडिशन करना है, क्या हटाना है, ये सब बोलेंगे, तो दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, उसको पहले ही बना लीजिए। मतलब आप जब पीपीटी सबमिट करेंगे उसके बाद से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये जो हैकाथॉन है ये नवंबर में होने वाला है और सितंबर के एंड में इसकी डेडलाइन है पीपीटी सबमिट करने की। तो अगर आप पीपीटी सबमिट करते हैं मान लीजिए सितंबर के एंड में, तो भी आपके पास एक पूरा महीना रहेगा वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो इस पूरे महीने को यूटिलाइज करिए। आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो जब रिजल्ट निकलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए सिलेक्ट हो जाएंगे और अभी से काम स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया है वो डेफिनेटली आप एक प्रोजेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपने प्रोटोटाइप नहीं बनाया है तो फिर 1 या 2 वीक में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे 36 आवर्स में बनाना तो मतलब थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर आप जीतने के लिए जा रहे हैं, अगर घूमने जा रहे हैं तो फिर जाइए, घूम के आइए, उसमें क्या ही बोलना है। और जो हैकाथॉन होगा ना वहाँ पे फिजिकली, वहाँ पे आपको एक दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में, किसी भी पार्ट में देश के, ठीक है। तो वहां पे आप जाएंगे और वहां पे जो जजेस होंगे ना आपको बोलेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इसमें ये पार्ट अच्छा है, अगर आप ऐसा कर दे, ये फीचर ऐड कर दे, ये फीचर हटा दे, ऐसा करके बोलेंगे। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर का, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अलग अलग वर्जन का बैकअप होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा गिट और गिटहब कैसे यूज किया जाता है, आप अच्छे से यूज करना सीखिए पहले, ताकि आपके पास हर वर्जन का एक बैकअप रहे। तो किसी भी वर्जन पे अगर वो बोलते हैं कि उनको आपने दिखाया किसी पॉइंट पे कोड और वो बोलते हैं कि मुझे ये वाला फीचर ऐड करना है या फिर मैं चाहता हूं कि ये फीचर आप हटा दीजिए, आपकी टीम को वो ऐसा बोलेंगे, तो आप वहां पे इजीली वो वाला फीचर हटा सकें या कोई नया फीचर ऐड कर सकें बिना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है ना उसको ज्यादा मैनिपुलेट किए, बिना पूरे कोड के ब्रेकडाउन के। तो ये बहुत काम आएगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये आपको एकदम स्टार्टिंग से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बोल दे रहा हूं कि अपनी जो ऐप आप बना रहे हैं ना उसको ऐसा बनाइए कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट, बट कोशिश करिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं जितना कम डिपेंडेंट हो उतना अच्छा है। साथ ही मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी जजेस आपको सजेशन दे रहे हैं उनको आप इंप्लीमेंट जरूर करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली उनसे पूछिए, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी फीचर ऐड या रिमूव करने से ऐप ब्रेक हो सकता है या फिर वो जो मॉडल है आपका वो बिगड़ सकता है, तो फिर वो आप उनको तुरंत बताइए ये वाली प्रॉब्लम, और उनसे डिस्कस करिए कि अब क्या करना चाहिए आपको। वो अपने सजेशन को क्या चेंज करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप वो जो वो बोलें बस कर दीजिए, मॉडल ब्रेक हो रहा हो या कोड ब्रेक हो रहा हो वो मत करिए। वैसे तो वो ऐसा बोलेंगे नहीं कि अगर वो पूरा ब्रेक डाउन कर जा रहा है तो फिर आप उसको इंप्लीमेंट करिए, बट जस्ट इन केस वो बोल देते हैं तो फिर आपको थोड़ा और अच्छे से उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा मॉडल ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो आप डिस्कस करिए, फिर आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करिए, बट वो जो बोल रहे हैं उसको एज अ फीडबैक लीजिए और उसके हिसाब से काम करिए। साथ ही मैं आपको लास्टली ये बात बोल देता हूं कि डोंट हेजिटेट व्हाइल आस्किंग फॉर हेल्प, बिकॉज आप एक बार पीपीटी भेज देते हैं और उसके बाद आप ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। सपोज आपकी टीम को कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐप बनाने में, तो फिर आप अपने ही कॉलेज में या अपने ही सीनियर से हेल्प पा सकते हैं और लोग आपको हेल्प कर देंगे। आपके जो टीचर्स होंगे वो आपके लिए कोई ना कोई ऐसे बंदे को जुगाड़ कर देंगे जो कि वो टेक्नोलॉजी जानता हो, उसमें कुछ काम किया हो, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको डेफिनेटली रिसोर्सेज देंगे, सिखाएंगे या खुद भी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉलेज की बात है। तो आपका ऐप तो बन जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो फिर एक रामबाण इलाज है, फ्रीलांसर एक हायर कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है और ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप पैसे खर्च करिए एक ऐप बनाने के ऊपर जो कि आप श्योर नहीं है सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि कॉलेज वालों से हेल्प मांगिए, और आपके जो सीनियर्स होंगे या टीचर्स होंगे वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, कोई भी कोड करने में हो, आइडियाज में हो, या फिर कोई भी आपको सर्विस हो, या फिर इनफैक्ट अगर आपको बनाने में थोड़े से पैसे भी लग रहे हो तो हो सकता है वो कॉलेज थोड़ा बहुत हो तो दे दे।
अब मैं कोई अमाउंट तो नहीं मेंशन कर रहा हूं, बट अगर रीजनेबल अमाउंट होगा तो फिर हो सकता है कॉलेज दे दे। अब नहीं दे तो फिर आपको अपने पास से ही जुगाड़ करने पड़ेंगे। और क्या बोलूं, लोगों को लगता है नहीं हम तो पूरा प्रोजेक्ट खुद ही बनाएंगे, और ऐसा करने के चक्कर में वो लोग वो काम कर ही नहीं पाते हैं अल्टीमेटली, या फिर बहुत घटिया तरीके से करते हैं, और इसीलिए वो लास्ट में जाके या तो एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर कोई अच्छी टीम उनसे जीत जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको लगे तो आप हेल्प मांग लीजिए किसी ना किसी से, बिकॉज हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आप हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही, और आपका काम हो जाएगा या होने के चांसेस है वो अलग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। जब आपने सब कुछ बना लिया है, आप वहां पे चले गए हैं, जजेस से आपकी बात हो चुकी है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं कि आपको ये फीचर ऐड करना चाहिए या फिर निकालना चाहिए, तो फिर आपको करना क्या है। तो सपोज आपने वो कर दिया है जो भी जजेस बोल रहे हैं, और अब आ रहे हैं वो लोग इंस्पेक्ट करने की आपने क्या किया है, कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो टीम होगी, पूरी टीम को नहीं बोलना है, सिर्फ एक या दो बंदों को ही बोलना है, जो कि एक तो मेन स्पीकर हो गया, और बाकी दूसरा कोई भी एक हो सकता है जो बोलने में थोड़ा ठीक ठाक हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जिसकी। तो सिर्फ एक या दो बंदों को ही बोलना है। साथ ही जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि जो उस फीचर को बनाया है या उस पार्ट को हैंडल कर रहा है वो अच्छा बोल पाएगा, तो डेफिनेटली उसको या तो खुद ही आगे आ जाना चाहिए या फिर एज अ स्पीकर आपको बोलना चाहिए कि ये बंदा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा, इसलिए आप इससे पूछिए। और इनफैक्ट वो जो जजेस होंगे उनके जो क्वेश्चन है आपको दोबारा रिपीट नहीं करवाना है उनसे, और आपको सीधा बोल देना चाहिए कि ये बोल पाएगा, और वो जो दूसरा टीम मेंबर है वो आंसर देना स्टार्ट कर देना चाहिए उसको। साथ ही जो भी सारे टीममेट्स हैं, आपके टीम के सारे लोग, उनको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। भले कोई एक दो ऐसे लोग हों जो नहीं जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर वो कोई काम नहीं कर रहे हो, बट अगर जजेस पूछे तो उनको कुछ ना कुछ बता देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी टीम वर्क का जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएगा। ये जजेस पे एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि हाँ सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। और अगर आप एक स्पीकर हैं किसी भी टीम के, तो फिर जब भी जजेस आए या फिर जब उनके आने का टाइम हो रहा हो, उसके पहले आपको डेवलपर्स से अच्छे से बात कर लेना चाहिए कि वो ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ताकि आप खुद जजेस को अच्छे से बता पाए कि ये चेंजेस हुए हैं, डेवलपर्स ने ये किया है, और ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, या फिर हमने ये नया फीचर ऐड किया है या रिमूव किया है, जो भी हम कर रहे हो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा जजेस को। साथ ही जो भी टीममेट्स है ना, उनको उस पूरे मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, नॉट एज अ डेवलपर की तरीके से नहीं, एक इंसान के तरीके से, कि एक जो इंसान है वो कैसे सोचता है उस प्रॉब्लम के लिए, और वो जो उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हैं वो आप एज अ टीम क्या सोचते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, ये सबको पता होना चाहिए। बिकॉज कोड सभी से नहीं पूछा जाएगा, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि वो बोले कि आप ये बताइए कि आपने इस मॉडल में ऐसा क्या कर दिया है कि ये दूसरों से अलग हो गया, या फिर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। तो हो सकता है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपके टीम वाले हेल्प कर सकते हैं आपको वहां पे कि वो आंसर दे दे। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो यूआई है ना, थोड़ा ठीक ठाक देखने लायक रखिए। उतना अच्छा यूआई कोई मांग नहीं रहा है, एक ठीक ठाक यूआई रखने से ही जो एक्सपीरियंस होगा जजेस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और डेफिनेटली जो चीज़ ज़्यादा सुंदर लगती है उसको लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं लोग। यही तो कारण है कि पहले टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर्स होते थे, आजकल कितने सुंदर सुंदर ग्राफिक्स वाले अच्छे अच्छे आइकॉन्स होते हैं, यूआई एकदम सुंदर सुंदर। यही तो रीज़न है, लोग कन्वीनियंस पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी ऐप थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो, लेकिन दिखने में सुंदर होनी चाहिए। हाँ, कोड में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है थोड़ा बहुत, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या देख रहे हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को लोग स्किप कर देते हैं, या फिर जो मैं बोलने जा रहा हूं वो कर देते हैं, और इसकी वजह से बाद में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाद में उनको दुख होता है कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था, और वो है झूठ बोलना। जजेस अगर आपको कुछ करने बोलते हैं और आप वो कर नहीं पाते हैं, तो फिर आप सीधे से बोल दीजिए कि हम ये कर नहीं पाए, हम कोशिश कर रहे हैं करने की, या फिर और थोड़ा टाइम दीजिए, हम कर देंगे। क्योंकि जजेस ये सोचेंगे कि एक टीम है वो कोशिश कर रही है, उन्होंने इतना सब कुछ पहले से कर लिया है, हो सकता है ये एक चीज ना ही कर पाए, कोई भी हर कुछ कर नहीं सकता।
लेकिन अगर आप झूठ बोल देते हैं और फिर आप पकड़े जाते हैं तो फिर जजेस पे ये इंप्रेशन जाएगा कि ये टीम तो झूठ बोलती है, पता नहीं इन्होंने पहले कितने झूठ बोले होंगे, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो झूठ एकदम नहीं बोलना है। साथ ही आपको एकदम एरोगेंट भी नहीं हो जाना है कि आपसे जो गलतियां हुई हैं या फिर अगर आप कुछ कर नहीं पाए हैं तो उनको आप एक्सेप्ट करिए और जजेस को ये दिखाइए कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नए फीचर्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जजेस बोल रहे हैं आप उन बातों को फॉलो कर रहे हैं और उनके कहे मुताबिक आप काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जजेस पे इंप्रेशन जाएगा कि हाँ ये टीम तो काफी कोऑपरेटिव है और इसको जो फीडबैक देंगे इसके कस्टमर्स उस पर ये जरूर काम करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको बहुत घबराना नहीं है। आपको बस ऐसा सोचना है कि जो जजेस हैं वो आ रहे हैं आपसे ये पूछने कि उन्हें क्यों आपको जिताना चाहिए, वो खुद चाहते हैं कि आप जीतें। तो यहां पे आपको अपने लिए सारे दरवाजे बंद नहीं कर लेने होंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा जजेस के साथ कि हमारे ये फीचर्स हैं, हमने ये कर दिया है, आप अब हमको बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए। इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। उन्हें आप खुद बताइए कि हमने ये कर दिया है इसलिए आप हमको जिताइए। अब ये डायरेक्टली नहीं बताना है कि आप हमको जिताइए, इनडायरेक्टली बताना है। कैसे? अच्छे से सब कुछ करके, वो जो बोल रहे हैं उन बातों को मान के। अब यहां पे हमारा आ जाता है डेंजर जोन। इस जोन में जाना मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, बट मैं ये आपको बता दूं कि ये जोन भी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ये जो जोन है ना, अगर चला तो चलेगा चांद तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप ये काम कर दिए तो फिर आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपकी हार पक्की है। ठीक है, तो मैं अभी ही आपको बोल दे रहा हूं कि ये बिल्कुल नहीं करना है, ये एकदम लास्ट ऑप्शन रखिए। और अगर आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ही इसको काम पे लगाइए, इस ट्रिक को तभी यूज करिए। लेकिन अगर आप इस ट्रिक की वजह से एलिमिनेट होते हैं तो फिर मुझे मत ब्लेम करिएगा, मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। ठीक है, और ये जो ट्रिक है ये हमने भी यूज करके रखी है। हमने मतलब मैंने नहीं, मेरे एक कॉलेज की टीम थी, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो वेब डेवलपमेंट का पार्ट था वो उतना अच्छे से कंप्लीट हुआ नहीं था। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई हमारा ये हो गया है, हम लोग का ये फीचर काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ये वाला बना दो। तो मैंने वो वाला बना दिया। अब साथ में उनको 2 घंटे में या 3 घंटे में ऑथेंटिकेशन और उन सब का पार्ट बनाना था। तो ऑथेंटिकेशन में तो बहुत कुछ है, तो उन्होंने बेसिकली सिर्फ फ्रंट एंड बना के रखा था। ऑथेंटिकेशन के लिए हमको बैक एंड चाहिए, डेटाबेस चाहिए, और फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों अच्छे से एक साथ कनेक्ट होना चाहिए। और ऑथेंटिकेशन में तो मतलब लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट सब कुछ बनाना पड़ता है, और उतना सब कुछ इतना जल्दी बनाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वहाँ पे एक ट्रिक ये लगाई थी कि कुछ अकाउंट के डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, हाँ वो मैंने हार्ड कोड कर दिया था वहीं फ्रंट एंड के ही कोड में। तो जावास्क्रिप्ट चल रहा था फ्रंट एंड पे, तो जावास्क्रिप्ट में ही मैंने हार्ड कोड कर दिया था। और फॉर्चुनेटली ये ट्रिक काम कर गई और वो पकड़े नहीं गए, बट अगर पकड़े जाते तो उनका हारना निश्चित था। इसीलिए अब ये ट्रिक बिल्कुल यूज मत करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर या तो अपने सीनियर्स को या फिर प्रोफेसर्स को, जो भी हो, अच्छा कोड जो भी कर पाता हो उसको या तो फोन करिए या फिर कुछ भी जुगाड़ लगा के जुगाड़ लगा के कोड चला के दिखाइए उनको। बिकॉज वो लोग पूरा मॉडल चलता हुआ देखना चाहते हैं और वो लोग वही देखेंगे जो आप दिखा सकेंगे। तो इसीलिए ये वाली ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ये, वो लोग अगर खुद उसमें दिमाग लगाने लगते हैं कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो फिर फेल होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका पहले से रेडी होना चाहिए, और वो लोग जो भी बोलें वो ऐड कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए। साथ ही अपने टीम में अच्छे डेवलपर्स रखिए जो कि अपना जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कर लें। ऐसा करने से आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई और इसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा हो गया, पुरानी वाली वीडियो से भी ज्यादा हो गया मेरे को लग रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही
मैं ये बोल देता हूं कि आप अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स फेस करते हैं तो फिर मैं एक वीडियो डाउट्स के लिए ही बना दूंगा, या फिर अगर आप कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ये सब जान सके, ये सारी बातें वो जान सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करिए आपका एक्सपीरियंस, क्या आप सिलेक्ट होते हैं या जीतते हैं, कुछ भी अगर होता है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, जीत के आइए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और मुझे बताइए कि आप जीत के आए हैं। डेफिनेटली मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और जो चैनल के लिंक्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और एक बात मैं बोल दूं कि आप बहुत अच्छे से अपना काम करिए, पहले ही कर लीजिए, आइडियाज़ को डिस्कस कर लीजिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन जो बात मैंने लास्ट में बोली वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप जीतते हैं और वो ट्रिक लगाते हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।